Hello everyone. So guys, now we are starting with the next chapter जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और अगर आप एबीसी एनालिसिस चेक करोगे तो आपको पता चलेगा हर एक अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो आता ही है। ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं है और इस चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट मटेरियल, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खरीदने के टाइम पे, स्टोर करने के टाइम पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन एक्चुअली आता है जब आप वो कस्टमर को चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर ना बच्चों इज स्प्लिट इनटू 6 डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले कॉस्टिंग में आता है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल टू बी चार्ज टू द कस्टमर। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक लेवल। फिर सेफ्टी स्टॉक नाम का एक कंसेप्ट आएगा जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर एबीसी एनालिसिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है एक थियरिक पार्ट, बट फिर भी क्वेश्चन समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। एंड देन वी हैव स्टॉक वैल्यूएशन। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली स्प्लिट इनटू 6 डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मटेरियल कॉस्ट जब मैं कहता हूं तो मटेरियल कॉस्ट में आता क्या क्या है। मटेरियल कॉस्ट इज बेसिकली स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। सबसे पहली कॉस्ट है बाइंग कॉस्ट। अब बाइंग कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल की परचेज कॉस्ट प्लस ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस। मटेरियल की परचेज कॉस्ट प्लस ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस मतलब अगर मैंने 1 लाख का मटेरियल खरीदा, मटेरियल कॉस्ट इज 1 लाख। अगर मैं 10,000 रुपया ट्रक वाले को देता हूँ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल कॉस्ट विल बी 1,10,000, क्योंकि अगर मैं ट्रक वाले को पैसा नहीं दिया तो फॉरगेट अबाउट यूजिंग द मटेरियल, आई विल नॉट बी एबल टू सी द मटेरियल। फिर अगर मैंने टैक्सेस और ड्यूटीज़ कुछ 5,000 की पे की है तो 1,15,000 मटेरियल की वैल्यू होती है। पोर्टर्स को 15,000 दिया है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, तो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज परचेज कॉस्ट। Every single expenditure incurred on the material at the time of purchase to use it for the first time is included under the head buying cost. बाइंग कॉस्ट को अगर और डिटेल में आपको समझना है तो इसमें क्या क्या आता है अच्छे से आप समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले आती है परचेज प्राइस। सबसे पहले आएगी परचेज प्राइस, देन इसमें आएगा ड्यूटीज और टैक्सेस, फिर इसमें आएगा ट्रांसपोर्टेशन, फिर अगर वॉयज इंश्योरेंस आपने लिया है तो वो भी ऐड हो जाएगा, एंड देन यू ऑल्सो ऐड मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस। ये सारी चीज़ें ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाती है मटेरियल कॉस्ट टू बी चार्ज टू द कस्टमर। मतलब परचेज प्राइस तो चार्ज करनी है बट ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर ऑल्सो टू बी चार्ज। सिर्फ एक फैक्टर आपको यहाँ पे अलग से याद रखना है रिगार्डिंग योर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस विल बी अवेलेबल ओनली इफ क्रेडिट इज नॉट available.
क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। क्रेडिट अवेलेबिलिटी का मतलब होता है आज आप जो पे कर रहे हो ड्यूटी और टैक्स, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है। मतलब आज अगर मैंने 10,000 रुपया ड्यूटी के नाम पे या टैक्स के नाम पे भरा है, ये 10,000 रुपया मेरे किसी अगले पेमेंट के सामने एडजस्ट हो जाएगा। इट इज एज गुड एज आई एम नॉट पेइंग दैट कॉस्ट, आई एम नॉट इनकरिंग दैट कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे जेब से पैसा जाता है तो ही मेरे जेब में पैसा वापस आना चाहिए। अगर मेरे जेब से पैसा जाता है तो ही मेरे जेब में पैसा वापस आना चाहिए। एंड दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अगर मेरे जेब से पैसा नहीं जा रहा तो मुझे चार्ज करने का हक ही नहीं है। आज मैं टैक्स पे करता हूं, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है, इसका मतलब मैं टैक्स पे नहीं कर रहा, तो वो कस्टमर को आप चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जब क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, दैट मीन्स यू आर पेइंग द ड्यूटी, यू आर पेइंग टैक्स, सो इट इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट, यू कैन चार्ज इट टू द कस्टमर। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। दिस इज योर बाइंग कॉस्ट, दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ बाइंग कॉस्ट, this is your concept of buying cost. Wait, I'll do one thing. This is your buying cost concept. समझ में आया? चलो, अब अगर मैं दूसरे सेगमेंट की बात करूं तो उसमें आती है एसोसिएटेड कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। अब एसोसिएटेड कॉस्ट इज एक्चुअली टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट and carrying cost. It is actually a total of ordering cost and carrying cost. तो फिर सवाल ये उठता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है क्या, वो भी समझा देता हूं। ध्यान से सुनिए। मुझे साल भर में 1,00,000 किलो मटेरियल खरीदना है। मुझे साल भर में 1,00,000 किलो का मटेरियल खरीदना है। मुझे साल भर में 1,00,000 किलो का मटेरियल खरीदना है। अब 1,00,000 किलो का मटेरियल खरीदने के लिए 1,00,000 किलो का मटेरियल खरीदने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? पूरा 1,00,000 का 1,00,000 में एक झटके में खरीदूं, मतलब क्वांटिटी पर ऑर्डर विल बी 1,00,000 kgs। अगर ऐसा किया मैंने तो मेरे लिए खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। ह्यूज स्टोरेज विल बी रिक्वायर्ड। तो स्टोरेज इज क्लासिफाइड एज कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट इज कैरिंग कॉस्ट बट इन द वेरिएबल फॉर्म। रेंट वेरिएबल फॉर्म में है, जैसे इंश्योरेंस हुआ आपका, जैसे कुछ मटेरियल को कंट्रोल टेम्परेचर लगता है या रेफ्रिजरेशन लगता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी अलग अलग होगी। तो कैरिंग कॉस्ट में सबसे पहले आती है स्टोरेज कॉस्ट। अब मैं साल का पूरा कंजम्पशन एक ही झटके में खरीद लूँ तो माई कैरिंग कॉस्ट विल बी ह्यूज, माई स्टोरेज कॉस्ट विल बी ह्यूज। दूसरा ऐसा है कि साल भर का माल मैंने एक साथ खरीदा तो देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसको आप लोग प्यार से कह सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे? मैंने 1,00,000 किलो एक साथ खरीदा, उसकी प्राइस थी 100 रुपया पर किलो। इसका मतलब 1,00,000 किलो मैंने एक साथ खरीदा, उसकी प्राइस थी
100 रुपया पर किलो, मतलब 1 करोड़ मेरा ब्लॉक हो गया। इसमें से मुझे सिर्फ 10,000 की महीने की ज़रूरत है, मतलब मैंने 11 महीने का माल एडवांस में उठा लिया है। मैंने 11 महीने का कॉल एडवांस में उठा लिया, इसका मतलब उतना पैसा मेरा ब्लॉक हुआ। अगर ये पैसा ब्लॉक नहीं होता तो मेरे पास होता तो कहीं इन्वेस्ट करता, मैं 8%, 10%, 15% कुछ तो कमाता मार्केट में से। तो मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और तीसरा और सबसे बड़ा रिस्क, ऑब्सोलेसेंस रिस्क। ऑब्सोलेसेंस रिस्क मतलब आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलेट होने का धोखा। साल भर का मटेरियल एक साथ खरीद के रखोगे, पूरा साल चलाना है, तो डेफिनेटली देर इज़ अ चांस दैट योर मटेरियल में गेट डिटेरियोरेटेड, ख़राब हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, चूहा खा सकता है, बंदर खा सकता है, कुछ भी हो सकता है, रैक पे से गिर सकता है, बेसिकली यूजलेस हो सकता है। तो ये गलती आपकी है। मटेरियल अगर ऑब्सोलीट होता है तो वो एबनॉर्मल लॉस है, वो आपको झेलना पड़ेगा। ये इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलती है कैरिंग कॉस्ट। सपोज दैट इन मॉनिटरी टर्म्स इट कम्स टू 20 रुपीज़ पर केजी पर एनम। मतलब ये कि मुझे 1 किलो पूरे साल भर 365 डेज 12 मंथ्स अगर झेलना है, स्टॉक करना है, तो मुझे 20 रुपया खर्चा आता है, जिसमें स्टोरेज कॉस्ट, ब्लॉकेज और ऑब्सोलेट होने का धोखा सब कुछ कवर हो गया। तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग फॉर 1 लाख केजीज। डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग फॉर 1 लाख केजीज। तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? चलो, मैंने अगर 10,000 ऑर्डर कर दिया, सोचो साल भर में खरीदना है 1 लाख केजीज, एक झटके में ऑर्डर कर रहा हूं 10,000, मतलब मुझे 10 बार ऑर्डर प्लेस करने पड़ेगा। 1 लाख किलो खरीदना है, एक लॉट में 10,000 जा रहा है, मतलब मुझे साल भर में 10 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। मतलब A अपॉन Q विल गिव मी नंबर ऑफ ऑर्डर्स। दैट्स हाउ द फॉर्मूला गेट्स डिराइव्ड। अच्छा, 10 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, और हर बार ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा आएगा। ऐसा ऑर्डर प्लेस करना मतलब ऐसा नहीं कि जोमेटो जैसा ऐप ओपन किया आपने और ऑर्डर प्लेस कर दी। ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे द मोमेंट यू आर प्लानिंग टू प्लेस एन ऑर्डर, आपके जितने भी ऑनबोर्ड सप्लायर्स है सबको रिक्विजिशन भेजा जाएगा कि ये फलाना ठिकाना मटेरियल मुझे चाहिए। सपोज 10 people are associated with you, 10 suppliers are attached to you, 10 suppliers are on board, 10 में से 5 इंटरेस्टेड होंगे तो 5 मुझे कोटेशन भेज देंगे, सबसे मिनिमम कोटेशन विल बी सिलेक्टेड। मतलब इन सब में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट लगती है। चलो, तुम लोग बोलोगे हम लोग नए ज़माने के, हम लोग ऑनलाइन भेजते, तो ठीक है, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस तो आएंगे, वाईफाई कनेक्शन वगैरह, एवरीथिंग इज क्लासिफाइड अंडर द हेड टेलीफोन एक्सपेंसेस। फिर ऐसा हो सकता है कि हर एक ऑर्डर के लिए अगर मुझे हमाल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो जितनी बार माल मंगाऊंगा उतनी बार मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। मैंने इसके पहले बाइंग कॉस्ट में मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस ऐड किए थे। मतलब अगर किलो बेसिस पे 50,000 किलो की इतनी, 1 लाख किलो की डबल, 10 लाख किलो की 10 गुना और 10 गुना, ऐसा अगर हो रहा है, क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ रहा है, तो दैट इज बाइंग कॉस्ट। लेकिन हर एक ऑर्डर के लिए अगर मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब एक ऑर्डर आया, मैंने 5 हमारे लोगों को बुलाया, माल अनलोड किया, पैसा दिया, खेल खत्म। 10 ऑर्डर्स होंगे तो 10 बार खर्चा आएगा, 20 ऑर्डर्स होंगे तो 20 बार खर्चा आएगा। तो मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस पर ऑर्डर अगर है तो वो यहां पे आ सकते हैं, प्लस इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आ सकती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हर एक ऑर्डर को मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूं, हर एक ऑर्डर को इंस्पेक्ट किए बिना मेरा माल उतर नहीं रहा है, तो इन दैट केस दैट विल ऑल्सो बी ऑर्डरिंग कॉस्ट। सपोज मुझे एक ऑर्डर के पीछे 100 रुपया खर्चा आता है। अब ध्यान से सुनिए, 1 लाख खरीदना है मुझे,
1 लाख मुझे खरीदना है, एक झटके मैंने 10,000 सोचा है, तो 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, A/Q किया था। अच्छा, 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे साल के, एक ऑर्डर का 100 रुपया, तो 10 ऑर्डर का हो जाएगा 1000। मतलब A/Q इंटू O करने से मुझे मिल जाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऐसे डिराइव होता है हमारा फॉर्मूला, ऐसे डिराइव होता है हमारा फॉर्मूला। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है। साल भर का 1 लाख, अगर मैं 10,000 के बदले सिर्फ 1000 ऑर्डर करता, तो 10 के बदले 100 ऑर्डर्स आते, 100 इंटू 100 हो जाता। तो जितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब ध्यान से सुनना, 10,000 का ऑर्डर प्लेस किया, 10,000 किलो का माल मिला। उस दिन मेरे स्टॉक में 10,000 किलो होगा, उस दिन मेरे स्टॉक में 10,000 किलो होगा, लेकिन उसके बाद ये कम होते जाएगा और कम होते 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 one fine day it will reach down to the level of 0. Of course, before it reaches down to the level of 0, you are smart enough to order the fresh lot so that you are not out of stock. 1 मिनट पर आपका जो पहला ऑर्डर है, सपोज आपका पहला ऑर्डर है MK001, ये ऑर्डर तो 10,000 से शुरू होकर 100 पे 0 पे जा रहा है। मतलब ये कि आज अगर आप 10,000 केजीज होल्ड करते हो, यू आर नॉट होल्डिंग 10,000 केजीज फॉर एवर। हर दिन कम होते 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 वन फाइन डे यू विल रीच डाउन टू द लेवल ऑफ 0। अभी ध्यान से सुनिए, अगर आप 0 के लेवल पे पहुंचने वाले हो, अगर आप 0 के लेवल पे पहुंचने वाले हो और कोई एक ठोस क्वांटिटी आपके पास नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक क्वांटिटी विच कैन टेल यू दैट ओके वी आर होल्डिंग सो मेनी यूनिट्स, इन दैट केस अपने को एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब ओपनिंग स्टॉक के नाम पे 10,000 आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक के नाम पे 10,000 आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे 0 है, डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे लिए एवरेज क्वांटिटी तो 5,000 हो गई। 10,000 फर्स्ट डे को, 0 लास्ट डे को, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ दैट स्पैन मेरा एवरेज क्वांटिटी 5,000 था। ऑफ कोर्स 5,000 से ज़्यादा भी होगा, 5,000 से कम भी होगा, तभी तो एवरेज बोल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज 5,000 मुझे होल्ड करना है। 1 किलो का आता है 20 रुपया, तो 5,000 का आएगा 1,00,000, और उसकी वजह से मेरी टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट 1,01,000 होगी। तो हमको कैरिंग कॉस्ट कैसे मिली, हमको 5,000 कैसे मिला, हमको 5,000 कैसे मिला, हमने Q प्लस 0/2 किया। Q मतलब क्वांटिटी पर ऑर्डर, क्वांटिटी पर ऑर्डर इज 10,000, क्वांटिटी पर ऑर्डर इज 10,000 प्लस 0 क्लोजिंग, तो प्लस 0 कौन दिखाता है, Q/2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये फॉर्मूला समझ में आया? अरे ये समझा क्या? that is how your carrying cost formula also gets generated. तो आपको समझ में आया ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का मतलब? एक्चुअली इट इज Q प्लस 0/2 एवरेज क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 kg फॉर 1 ईयर। तो दोनों एनुअल कॉस्ट है। पूरे साल के 10 ऑर्डर इंटू 100 रुपया पर ऑर्डर, पूरे साल की कॉस्ट 20 रुपया, जो 5,000 ऑन एन एवरेज स्टोर करना पड़ता है, उस पर आएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि दीज टू कॉस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड, और इस सिनारियो में ना आप गौर से देखना, वेयरहाउस मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट बहुत खुश होगा क्योंकि उसका 1,000 रुपये में साल निकल गया, लेकिन वेयरहाउस मैनेजर सो नहीं पाएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट हाईएस्ट है।
फिर वो बोलेगा ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इतना मत मंगाओ यार, आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी मंगाया करो, थोड़ा थोड़ा। तो ठीक है, 1 लाख खरीदना है, एक झटके में 500 आ रहा है, इसका मतलब 200 ऑर्डर्स आर प्लेस्ड। 1 लाख खरीदने के लिए 500 के 200 ऑर्डर जाएंगे, 200 ऑर्डर जाएंगे, 100 रुपया पर ऑर्डर, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 20,000। लेकिन बॉस, लेकिन यहां पे 500 आपने ऑर्डर किया तो 500 का ओपनिंग स्टॉक, 0 क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, यानी कि 250 आपकी एवरेज क्वांटिटी है, मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये देगा 5,000। सो दैट कम्स टू 25,000, दैट कम्स टू 25,000। अब गौर से देखो, मैंने कैरिंग कॉस्ट कम करने की कोशिश क्या कर दी, सारी कायनात ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ाने में लग गई यार। और जब मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट कम रखी थी तो मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई थी। मतलब ये कि मैं ज्यादा मंगाऊंगा तो ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट विल बी हाई। लेकिन ज्यादा मंगा रहा हूं तो कम बार ऑर्डर करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? यू ऑर्डर मोर as one lot, you will have to store a lot, but your number of orders will be very less. लेकिन आपने अगर थोड़ा 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 छोटे छोटा क्वांटिटी मंगाना शुरू कर दिया ना, तो आपको स्टोर बहुत कम करना पड़ेगा, बट ऑर्डर कई बार करना पड़ेगा। मतलब योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड, बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। ऑन इनवर्सली रिलेटेड का मतलब एक को कम करो तो दूसरी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब यही प्रॉब्लम होता है व्हेन यू हैंडल टू एट अ टाइम। जब आप एक साथ दोनों को हैंडल करते हो वही तकलीफ होती है। एक पे खर्चा कम करो तो दूसरे पे बढ़ जाता है, दूसरी पे खर्च करो तो पहली वाली पे बढ़ जाता है। मतलब अब करना क्या चाहिए? अरे एकदम सिंपल रखो बच्चों, याद रखना आगे जाके काम आएगा लाइफ में। ऐसा कुछ करो जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपकी कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम हो जाए, दोनों इक्वल रहे। तो A अपॉन Q इंटू O एंड Q बाई 2 इंटू C, ये दोनों सेम होनी चाहिए। अब अगर थोड़ा बहुत मैथ्स भी आप जानते हो तो 2 इंटू A इंटू O, Q इंटू Q इंटू C, 2AO अपॉन C इज इक्वल टू Q स्क्वायर, और इसीलिए Q का मतलब 2AO अपॉन C आएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ बछड़ो, ए बच्चा लोग, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। क्या गारंटी है तू सही पढ़ाता है? ठीक है, ले लो कॉस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारा टू सेम रहेगा, कैरिंग कॉस्ट अब एनुअल रिक्वायरमेंट परचेज ओ, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 1 लाख, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100, कैरिंग कॉस्ट इज 20। इसको सॉल्व करो और स्क्वायर रूट साइन मारना मत भूलना, वरना भयंकर भयंकर आंसर आएंगे। 1000 केजीज मिलेगा आपको। तो मेरा आंसर ये कहता है कि अगर मैंने 1000 केजीज मंगा लिया, ये बाबू, अगर मैंने 1000 केजीज मंगा लिया तो मेरी कॉस्ट कम से कम हो जाएगी। कैसे? 1 लाख किलो आपको परचेज करना है, यू वॉन्ट टू बाय 1 लाख केजीज एट अ टाइम, यू आर बाइंग ओनली 1000, दैट मीन्स यू आर प्लेसिंग 100 ऑर्डर्स इन अ ईयर। अरे हाँ या ना?
1 लाख किलो खरीदना है, 1000 kgs का ऑर्डर है। 1 लाख किलो खरीदना है, 1000 kgs का ऑर्डर है। 1 लाख किलो खरीदना है, 1000 kgs का ऑर्डर है। इसका मतलब 100 बार ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी। एक बार की कॉस्ट 100 है, 100 इंटू 100 200 नहीं रे बाबा, 10,000 हो जाएगी। और माल आएगा अंदर 1000 किलो, तो 1000 का एवरेज इज 500 किलो। 1 किलो का 20 रुपया, तो 500 किलो साल भर स्टोर करने का 10,000। कुल मिला के टोटल कॉस्ट 20,000 हो जाएगी, विच इज मिनिमम ऑफ ऑल। और से देखिए इस अमाउंट को, सबसे कम यही अमाउंट है। अब तुम लोग बोलेगे हमको क्या येड़ा बनाता है, हम क्या पहली बार बैठे क्या लेक्चर में, हमको बहुत बार देख चुका है ऐसा आइटम। तू कम क्वांटिटी लेता है, 10,000 के बदले 1000 मंगाया, कम मंगाया तो कॉस्ट भी तो कम होगी। बच्चों एक बात समझो, मैंने ये जो क्वांटिटी थी वो 1000 से भी कम थी। गौर से देखना कैलकुलेशन। मैंने 1000 से ज़्यादा मंगाया तो भी कॉस्ट ज़्यादा है, मैंने 1000 से कम मंगाया तो भी कॉस्ट ज़्यादा है। इसका मतलब 1000 मंगाने में समझदारी है, और इस 1000 को कहा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग प्यार से ईओक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं प्यार से? ईओक्यू। और हमेशा याद रखिए, हमेशा मतलब हमेशा at EOQ your ordering cost and carrying cost both are going to be same. At EOQ your ordering cost and carrying cost both are going to be same. इसीलिए EOQ पे ही कॉस्ट स्ट्रक्चर मिनिमाइज हो जाता है। इसीलिए EOQ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर मिनिमाइज हो जाता है। आपको बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे वो क्वांटिटी मिलेगी जो मेरी कॉस्ट मिनिमाइज करके छोड़ेगी। व्हेन आई ऑर्डर्ड मोर देन EOQ माय कॉस्ट वेंट अप, व्हेन आई ऑर्डर लेस देन EOQ माय कॉस्ट स्टिल वेंट अप। इसका मतलब EOQ मंगाना ही समझदारी है। EOQ मंगाना ही समझदारी है। Are you guys understanding this? चलो फिर भी वो सप्लायर आपके पास आता है, बोलता है क्या दादा 1000 किलो खरीदते हो, 10,000 खरीदो ना। अभी मेरा कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, उसकी बातों में अगर मैं आ गया और एंड इफ आई स्टार्ट ऑर्डरिंग 10,000 इंस्टेड ऑफ 1,000, इंस्टेड ऑफ 20,000 माई कॉस्ट विल गो अप टू 1,01,000। मतलब कैन आई से माई कॉस्ट गोज अप बाय 81,000? अरे हाँ या ना? अगर मैं EOQ नहीं मंगाऊं और अगर मैं कुछ 10,000 मंगाना शुरू कर दूं तो माई कॉस्ट विल गो अप फ्रॉम 20,000 टू 1,01,000। मतलब माई कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 81,000। तो मैं बोलूंगा उसको, देख भाई 81,000 खर्चा मेरा ज़्यादा हो रहा है, तो 1,00,000 किलो के मुझे उतना डिस्काउंट दे दे। मतलब 0.81 पर केजी का डिस्काउंट मांगूंगा मैं। 100 रुपया प्राइस है तो 99.19 में दे दे, 50 रुपया है तो 49.19 में दे दे, 10 रुपया है तो 9.19 में दे दे। लेकिन जितनी कॉस्ट बढ़ेगी उतना मैं डिस्काउंट मांगूंगा। जितनी कॉस्ट बढ़ेगी, आप अगर ये चाहते हो कि मैं EOQ से हट जाऊं, चलो 1000 किलो नहीं 500 मंगा लो तो भी 20,000 का 25,000 होने वाला है, तो इस बार मैं 5,000 का डिस्काउंट मांगूंगा। आपको बात समझ में आई? So whenever you order more than EOQ और you order less than EOQ, दोनों केसेस में कॉस्ट विल गो अप। और दोनों केस में अगर कॉस्ट बढ़ती है तो बढ़ने दे, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। लेकिन कॉस्ट बढ़ती है, फिर भी अगर मुझे EOQ से शिफ्ट होना है तो जितने मार्जिन से कॉस्ट बढ़ेगी उतना मुझे डिस्काउंट चाहिए। सिंपल बात समझ में आई? तो आपको समझ में आया बाइंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट का लफड़ा क्या है? देखो ये इन्वर्सली रिलेटेड है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने जाऊं बाइंग कॉस्ट बढ़ेगी और कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, सॉरी।
ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज करने जाऊं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कैरिंग कॉस्ट कम करने जाऊं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। इफ दे आर इनवर्सली रिलेटेड द बेस्ट इज कीप देम इक्वल। और मैंने क्या किया, अगर ईओक्यू से ज़्यादा मंगाऊं तो भी कॉस्ट बढ़ेगी, ईओक्यू से कम मंगाऊं तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर मुझे सच में ईओक्यू नहीं मंगाना तो मैंने क्या बोला आपको, जितने मार्जिन से कॉस्ट बढ़ेगी उतना डिस्काउंट मांगो। मतलब होगा क्या पता है, आपकी एसोसिएटेड कॉस्ट विल गो अप बाय 81,000 मेरे एग्जांपल के हिसाब से। आप डिस्काउंट मांग के बाइंग कॉस्ट विल ब्रिंग डाउन बाय 81,000 so that my overall material cost will be maintained। बात समझ में आई? तो गाइज ईओक्यू में क्या याद रखना है हमको, कॉस्ट मिनिमाइजेस, दैट मीन्स profit maximizes। If not ordered, cost increases। Still to be ordered, additional cost must be asked as a discount। आपको बात समझ में आई? ईओक्यू पे क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होगी, दोनों सेम होगी तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी, कॉस्ट अगर मिनिमाइज होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ईओक्यू से शिफ्ट होना चाहते हो, अगर आपने ईओक्यू से शिफ्ट कर दिया, ज़्यादा मंगाओ कम मंगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा मंगाओ कम मंगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप शिफ्ट होते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। फिर भी आपको अगर शिफ्ट होना है तो वो कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट जो है उसको अपना डिस्काउंट बना के मांग लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितना ईओक्यू से नज़दीक रहोगे, जितना ईओक्यू से नज़दीक रहोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आपको याद है मैंने जब 10,000 मंगाया था, कॉस्ट वॉज 1,01,000। मैंने जब 500 मंगाया, कॉस्ट वॉज 25,000। लेकिन जब मैंने ईओक्यू मंगाया, कॉस्ट विल बी 20,000। तो जितना मैं दूर जाता हूं उतना राइज ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने ईओक्यू नहीं मंगाया, बट आई एम क्लोज टू ईओक्यू, तो मेरा राइज भी कम है। राइज होगा ज़रूर लेकिन कम होगा। तो गाइस, close to EOQ, lesser will be the rise। Closer to EOQ, lesser will be the rise। You go far away from EOQ, your rise will be more। अब ये ऑलरेडी मैंने आपको दे के रखा है पीडीएफ में। कॉस्टिंग में एक बात आपसे कहनी थी, बाइंग कॉस्ट जब कैलकुलेट करते हो तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है। और कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, आपकी नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी हमेशा माइनस होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने बाइंग कॉस्ट निकाल ली 1,00,000, आपने बाइंग कॉस्ट निकाली 1,00,000। अब इसको क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद ही आपको, इसको क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद ही आपको कॉस्ट पर केजी मिलने वाला है। आपने 10,000 किलो खरीदा, लेकिन 10,000 किलो में से 10,000 किलो में से 500 किलो का आपका ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो गया, ब्रेकेज, लीकेज, पिलफ्रेज। तो आपने अनलोड कर दिया 9,500 जो मशीन में जा सकता है, लेकिन आपका कैलकुलेशन ये कहता है कि इसमें और थोड़ा कम हो जाएगा। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से 500 किलो और कम हो जाएगा। तो बेसिकली कस्टमर के लिए यूज़ करोगे 9,000।
तो 1 लाख डिवाइडेड बाय, चलो सिंपल दूसरा एग्जांपल लेता हूं। 10,000 किलो आपने परचेज किया, 500 किलो का ब्रेकेज विच इज नॉर्मल लॉस। अब 9,500 आपका मशीन में जाने वाला है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2% का लॉस होगा। अब 2% का लॉस होगा, प्रोविजन करके रख रहे हो, इसका मतलब यू आर एंटिसिपेटिंग दैट लॉस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और अगर आप कोई भी लॉस पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नॉर्मल लॉस ही हो सकता है, एबनॉर्मल नहीं। बराबर? अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्वांटिटी आएगी 9310, तो 1 लाख किलो, 1 लाख मुझे रिकवर करना है फॉर 9310 kgs कंज्यूम। तो ये आता है 10.74 समथिंग समथिंग समथिंग। आपको बात समझ में आई? 1 लाख मेरे जेब से गया, मेरे जेब में 1 लाख रुपया वापस आना चाहिए, लेकिन 9310 इज द क्वांटिटी दैट विल बी कंज्यूम, सो 10.74। आपको क्या हुआ है पता चला? आपने सुना होगा ना, नॉर्मल लॉस इज चार्ज टू द कस्टमर, नॉर्मल लॉस इज चार्ज टू द कस्टमर। कैसे वो सीख लो। आपने खरीदा था 10,000 kgs 1 लाख रुपए में, तो देखा जाए तो आपके लिए 10 रुपया पर केजी। आपने खरीदा 10,000 किलो 1 लाख रुपया देके, तो आपके लिए कॉस्ट 10 रुपया पर केजी है, लेकिन आपने चार्ज किया 10.74, क्योंकि आपने पैसा कस्टमर से 10,000 का लिया है, लेकिन क्वांटिटी 10,000 यूज नहीं कर रहे हो कस्टमर के लिए, एंड ही इज ओके विथ इट बिकॉज इट इज अ नॉर्मल लॉस। ये सबके साथ होगा। ट्रांसपोर्टेशन में वेस्टेज होना, लीकेज, पिल्फरेज, ये सब पेटी लॉसेस है और ये होके रहेंगे। ब्रेकेज और प्रोविजन कर रहे हो, मतलब ये भी आपको पहले से पता है कि इतना लॉस लगभग होगा, मतलब दैट इज योर एंटिसिपेशन। परसेंटेज विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड लॉस। आप 25% लॉस बाय फायर होगा ऐसा नहीं बोल सकते, सुनने में अजीब लगता है। लॉस बाय फायर विल बी नोन टू यू ओनली इफ इट हैपेंस। एबनॉर्मल लॉस हिंट दे के नहीं होता। लॉस बाय फायर, अर्थक्वेक, सुनामी, टाइफून, बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट एक्टिविटी, सर्जिकल स्ट्राइक, ये बोल के थोड़ी करेंगे, वो तो होने के बाद पता चलता है कितना लॉस हुआ। इसीलिए हमेशा याद रखना लाइफ में, नॉर्मल लॉस का बर्डन हमेशा जाता है कस्टमर के सर पे, लेकिन एबनॉर्मल का बर्डन हमको झेलना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने 10,000 की कॉस्ट 1 लाख रिकवर कर ली सिर्फ 9310 kgs यूज करके, इसीलिए देखना 10 के बदले 10.74 चार्ज कर रहा हूं। इसी का मतलब ये होता है कि मटेरियल महंगा हुआ है। महंगा हुआ मतलब नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर के सर पे गया। ये जो 0.74 में एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं, दैट इज टुवर्ड्स नॉर्मल लॉस। मेरे जेब से खर्चा हुआ 10 पर किलो, पर मैं चार्ज कर रहा हूं 10.74। हु इज बेयरिंग बर्डन ऑफ नॉर्मल लॉस? कस्टमर। Who's bearing burden of normal loss? Customer. बात समझ में आई? तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर नॉर्मल लॉस कैलकुलेशन में है तो बाइंग कॉस्ट निकालते वक्त उसको माइनस करना, लेकिन एबनॉर्मल लॉस अगर क्वेश्चन में दिया तो उसे कृपया इग्नोर करें। उसको कंसीडर करना मार्क्स लेवा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आपने गलती से एबनॉर्मल लॉस भी इसमें से माइनस कर दिया तो अब तो कॉस्ट 10.74 से भी ज़्यादा हो जाएगी। आपने इतना तो रियलाइज किया होगा कि एज एंड व्हेन आई रिड्यूस क्वांटिटी कॉस्ट गोज अप। तो एबनॉर्मल लॉस भी अगर मैंने गलती से रिड्यूस कर दिया तो वो भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, एंड दैट विल हैव टू बी चार्ज टू द कस्टमर, बट दैट इज रॉन्ग। तो एबनॉर्मल लॉस अगर आता है तो इग्नोर कर देने का, नॉर्मल लॉस आता है तो माइनस कर देने का। इज दैट पार्ट क्लियर? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बारे में कुछ नहीं बोला तो परचेज वैल्यू को बेस बना दो। मैंने नोट्स में लिखा है, नॉर्मल लॉस इज बोर्न बाय कस्टमर, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम क्वांटिटी स्ट्रक्चर सिंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए था, वो अपना ए और बी का एक क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा आपको। क्वांटिटी के ट्रांसपोर्टेशन का ब्रेकअप अगर नहीं दिया तो क्वांटिटी का ब्रेकअप ले लो। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ब्रेकअप नहीं दिया तो परचेज वैल्यू का रेशियो ले लो।
प्रोविजन बोला अगर तो नॉर्मल लॉस होगा, माइनस करना होगा, लेकिन अब नॉर्मल लॉस अगर क्वेश्चन में दिया है तो इट मस्ट बी इग्नोर्ड एज इट इज नेवर चार्ज टू द कस्टमर। और मैंने आपको ये भी दे रखा है डिटेल में, डेरिवेशन भी देके रखा है मैंने। अब एक सिंपल बात याद रखो, आपकी कैरिंग कॉस्ट या तो रुपीस में दी जाएगी या तो परसेंटेज में दी जाएगी। अगर वो परसेंटेज में दी है तो वो हमेशा बाइंग कॉस्ट पे आएगी। क्यों बाइंग कॉस्ट पे आएगी? ध्यान से सुनो, अगर उन्होंने बोला है कैरिंग कॉस्ट इज 10%, इसका मतलब बाहर मार्केट में 10% रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं 100 रुपए का आइटम खरीदता हूं तो मैं 100 रुपया पर यूनिट पे करता हूं। अगर मैं 100 रुपया पर यूनिट पे करता हूं तो मेरे पास से 100 रुपया पर यूनिट निकल जाता है। अगर मैं 100 रुपया पर यूनिट मेरे पास से निकल जाता है तो अब वो पैसा मेरे पास नहीं है, अब मैं उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर इन्वेस्ट कर दिया होता तो 10% ऑफ 100 रुपया मिल जाता। तो 100 रुपया ब्लॉक करने की वजह से आई एम लूजिंग 10 रुपीज विच इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अगर ये 100 के बदले 90 होता तो मेरा ब्लॉक भी 90 होता। पैसा 90 रुपीज अगर ब्लॉक हुआ तो 90 इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। 90 इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो 10% ऑफ 90 आई एम लूजिंग विच इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे समझा? तो इसीलिए बाइंग कॉस्ट के पे हमेशा कैरिंग कॉस्ट आएगी। ये हुआ आपका फर्स्ट सेगमेंट, कॉस्टिंग, how to charge cost to the customer, and what are the other factors of cost structure, and what we should order every time. We should always order for EOQ, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। EOQ से ज़्यादा मंगाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, EOQ से कम मंगाओगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। जितना EOQ से क्लोज रहोगे उतना राइस कम होगा। और फिर भी अगर आपको मंगानी है एनी क्वांटिटी अदर देन EOQ तो बच्चों जितना एक्सेस कॉस्ट होगा, जितनी तो बढ़ती जाए उतना मुझे डिस्काउंट चाहिए। सिंपल बात समझ में आई? चलो अभी एक क्वेश्चन छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आदित्य एग्रो लिमिटेड प्रोड्यूसेस एडिबल ऑयल ऑफ डिफरेंट वैरायटीज। Monthly demand is given. Mustard oil, soybean oil, olive oil. Guys, प्लीज याद रखना ये इन्होंने फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन दी है, मटेरियल की नहीं। टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल 5, 6 and 4.5 kgs आर रिक्वायर्ड। मतलब बाबू first into 5, second into 6 and third into 4.5 will give us the consumption. इतना फिनिश गुड्स बनाने के लिए इतना, ये पर केजी 1 किलो के लिए इतना लगता है, तो इतने सारे के लिए आपको हम लोग को टोटल लेनी पड़ेगी। और ये आपका हो जाएगा 1 महीने का, लेकिन हमको तो एनुअल चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमको देगा रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम। 1 लीटर बनाने के लिए 5, 6, 4.5 लगता है, तो इतना बनाने के लिए कितना? तो ये 1 महीने का मिलेगा प्रोडक्ट, मुझे 12 महीने का चाहिए। दिस विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूम। आगे जाके क्वेश्चन ये कहता है देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ई का मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज रॉ मटेरियल परचेज्ड। क्योंकि स्टॉक अगर होता तो बातें अलग होती, स्टॉक दिया होता तो बात अलग होती, लेकिन इन्होंने क्या बोला है? स्टॉक ही नहीं है, मतलब जितना कंज्यूम करना है उतना खरीदना ही पड़ेगा। जितना कंज्यूम करना है उतना खरीदना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमको। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? सो रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू रॉ मटेरियल परचेज, क्योंकि स्टॉक तो है नहीं। फिर उन्होंने बोला है कि 2 ऑप्शन है हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप फार्मर से खरीद सकते हो या फिर होलसेल मार्केट से खरीद सकते हो। फिर क्वेश्चन बोलता है आप होलसेल मार्केट से कोई भी क्वांटिटी खरीद सकते हो, लेकिन फार्मर से यू हैव टू परचेज अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी। फार्मर से यू हैव टू परचेज स्पेसिफाइड क्वांटिटी। फॉलोइंग इज द मटेरियल वाइज समरी।
अब गौर से देखना इस चीज को। सबसे पहले मस्टर्ड नाम का मटेरियल कवर कर लेते हैं। मिनिमम क्वांटिटी टू बी परचेज इज एनी क्वांटिटी। अगर मुझे आप परमिशन दे रहे हो कोई भी क्वांटिटी खरीद लो, तो मैं तो बॉस EOQ खरीद के ही रहूंगा। अगर आप मुझे कहते हो तो मैं तो EOQ खरीदूंगा, लेकिन फार्मर से आपको कंपलसरी 13,50,000 ही लेना है। परचेस प्राइस दी है विच इज अ बाइंग कॉस्ट, गवर्नमेंट टैक्स बोला है विच इज अ बाइंग कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को गौर से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इट इज पर परचेज। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज पर परचेज। अगर ये पर परचेज है तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज O। अगर ये पर परचेज है तो दिस विल बी क्लासिफाइड एज O, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर। लेकिन लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट देखो आपको कैसे दी है, पर 50 केजीज दी है। हमको पर केजीज का आदत है, सो दिस इज माय पर केजी डेटा। लोडिंग कॉस्ट इज 0.2 पर केजी। 10 रुपया 50 किलो का तो 1 किलो का आएगा 0.2। 5 रुपया 50 किलो का तो 1 का आएगा 0.1। अनलोडिंग भी पर केजी ही होगा। अब ये दोनों का ही 2 रुपया ले रहा है। अब दोनों का 2 रुपया ले रहा है मतलब 0.04 पर केजी। 0.04 पर केजी। आपको समझ में आई बात? इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे अभी? लोडिंग अनलोडिंग बाइंग कॉस्ट भी हो सकती है, लोडिंग अनलोडिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हो सकती है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का गौर से सुनिए, अपने नाक खोल के सुनिए। लोडिंग कॉस्ट अनलोडिंग कॉस्ट दी कैसे आपको? पर ऑर्डर दी है या पर केजी दी है? सर पर केजी दी है। अरे अगर ये पर केजी दी है तो ये बाइंग कॉस्ट हो जाएगी। अगर पर ऑर्डर दी होती तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाती। मतलब क्या? ध्यान से सुनो। आप जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, स्विगी पे ऑर्डर करते हो, तो आपके सपोज आपके पास जोमेटो गोल्ड नहीं है तो आपको हर एक ऑर्डर का 50 रुपया 60 रुपया लेंगे वो लोग। तो आपने आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से फूड मंगाया, एक पनीर टिक्का मसाला, बटर नान, बटर रोटी, एक वेज स्प्रिंग रोल, एक वेज बंचाओ सूप और जीरा राइस। ऑर्डर प्लेस कर दी इतने सारे आइटम्स की, 50 रुपए लेगा वो। फिर याद आया अरे देवा दाल तड़का तो मंगाया नहीं। दाल तड़का अगर मंगाया नहीं तो आप उसी रेस्टोरेंट में वापस ऑर्डर प्लेस करते हो जोमेटो पे, तो भी आपको 50 रुपया लगेगा। यहां पे आइटम्स की वजह से ऑर्डर कॉस्ट डिसाइड नहीं होती। एक ऑर्डर का 50 कितना भी मंगाओ, तो एक ही आइटम मंगाया तो भी 50, तो इन दैट केस इट विल बिकम ऑर्डरिंग कॉस्ट। पर ऑर्डर है वो, लेकिन यहां पे किलो के हिसाब से चलेगा भाई। 10,000 किलो खरीदा तो कॉस्ट अलग होगी, 1 लाख किलो खरीदा तो कॉस्ट अलग होगी, 50,000 किलो खरीदा तो कॉस्ट अलग होगी। मतलब इट इज नॉट योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, इट इज योर कैरिंग कॉस्ट। आई होप यू बच्चा लोग यू आर क्लियर विद इट। सोयाबीन में भी वही हो रहा है। आप यहां पे कोई भी क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हो, तो EOQ ऑर्डर करूंगा मैं, बट ये हो जाएगी 2,70,000। इधर तो कंपलसरी 2,70,000 ऑर्डर करने को बोला है। चलो ठीक है। परचेस प्राइस, बाइंग कॉस्ट, गवर्नमेंट टैक्स, बाइंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर परचेस, सॉर्टिंग पाइलिंग पर परचेस, पर परचेस, पर परचेस मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो ओ लिखना पड़ेगा। अगेन 50 किलो का 10 रुपया, 50 किलो का 10 रुपया तो कॉस्ट पर केजी 0.2 हो जाएगी। कॉस्ट पर केजी 0.2 और यहाँ पे 0.06। लेकिन अनलोडिंग कॉस्ट तो भाई साहब यही है, और दोनों पर केजी होने की वजह से बिब्बी हो जाएगा। तो बिब्बी ओ बिब्बी समझा। अगर आपके लोडिंग अनलोडिंग पर ऑर्डर दिए होते, अगर आपके लोडिंग अनलोडिंग पर ऑर्डर दिए होते तो बिब्बी ओ होता, बिब्बी ओ होता। लेकिन आपकी लोडिंग और अनलोडिंग कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं है, पर केजी है, तो ये बिब्बी ओ बिब्बी होगा।
सेम चीज़, ऑलिव का कोई भी क्वांटिटी मंगा सकते हो तो ईओक्यू मंगा लेने का, लेकिन फार्मर से खरीदते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको यही खरीदना पड़ेगा। परचेस प्राइस बी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, मतलब जिधर है उधर चार्ज करो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर परचेज, लॉट सॉर्टिंग पाइलिंग पर परचेज, ओ लोडिंग अनलोडिंग बी 50 किलो का इस बार 10 रुपया ले रहे हो तो 0.2 पर के जी, 0.5 पर के जी, और अनलोडिंग में 0.04 पर के जी, दोनों का। समझ में आया? द कंपनी इज पेइंग 12.5% एज इंटरेस्ट ऑन बैंक कैश क्रेडिट फैसिलिटी। अब कैश क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन, पेटी लोन, छोटा लोन लिया तो 12.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मेरा पैसा अगर मटेरियल में ब्लॉक होता है तो आई एम लूजिंग माई मनी, मुझे अब एक्स्ट्रा के लिए बैंक जाना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तो उसका 12.5% इंटरेस्ट आएगा। ये सब नहीं होता अगर मैंने पैसा ब्लॉक नहीं किया होता। तो दिस इज माई कैरिंग कॉस्ट, दिस हैज़ टू बी टेकन एज सी। और बाद में बोला रेंट है 100 रुपया पर 100 किलो, मतलब 1 रुपी पर के जी का आपका रेंट आ जाएगा, 1 रुपी पर के जी का आपका रेंट आ जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स ऑफ मस्टर्ड इज टू बी एडेड, मस्टर्ड का गवर्नमेंट टैक्स आपको ऐड करना है, वो तो हमको पता ही है। इंपोर्ट ड्यूटी विल बी एडेड, इंपोर्ट ड्यूटी हमारे पास थी तीसरे के लिए, वो भी ऐड करनी पड़ेगी। अब सोयाबीन देखोगे तो गवर्नमेंट टैक्स लिख के डैश ही लिखा है, फिर भी नोट लिखवाई है देयर वाज नो गवर्नमेंट टैक्स फॉर सोयाबीन। साला लाइफ में पहली बार किसी ने डैश का मतलब समझाया है, वैसे भी नहीं था तो लेते ही नहीं ना। अगर किसी भी ड्यूटी और टैक्स का क्रेडिट दिया होता तो फिर हमको ऐड करना पड़ता। क्रेडिट लिया होता तो ऐड नहीं करते, लेकिन क्रेडिट नहीं लिया है तो ऐड कर लेंगे। और कुछ भी नहीं बोला तो यही मानने का कि क्रेडिट नहीं लिया है, हमको फायदा नहीं हुआ है, हमारे जेब से गया है, हमको पैसा वापस आना चाहिए। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद इट। परचेस कॉस्ट मांगी थी, और परचेस कॉस्ट निकालने के लिए दोनों ऑप्शंस बोला है, होलसेल मार्केट और फार्मर, तीनों मटेरियल का दोनों ऑप्शंस से बाइंग कॉस्ट, बेसिकली बिब्बी ओ बिब्बी के मार्किंग में से बिब्बी उठा के लिख देने का। 15 रुपया उस पर ड्यूटी, फिर उस पर लोडिंग कॉस्ट, फिर उस पर अनलोडिंग कॉस्ट, एकदम सिंपल। 12.5 रुपया टैक्स तो है नहीं, लेकिन 0.10 एंड 0.4 दोनों आके रहेगा। एकदम सिंपल फॉर्मेट हो जाएगा बच्चा आपके लिए, एंड इट विल गो लाइक दिस। देख लो, बिब्बी ओ नहीं लेंगे, बिब्बी 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 बिब्बे बिब्बे सीधा आ जाएगा। समझ में आई बात? फिर इन्होंने क्या बोला था आपको, दूसरे में इन्होंने ईओक्यू मांगा है। अरे देवा, दूसरे में मांगा है ईओक्यू तीनों मटेरियल के लिए, दोनों ऑप्शंस में, मतलब इनको मस्टर्ड का ईओक्यू चाहिए, होलसेल मार्केट से भी और फार्मर से भी। भले ही आप ईओक्यू ऑर्डर नहीं कर सकते फार्मर से, बट मांगा है तो देना पड़ेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ऑर्डर करने को नहीं बोला है, आपको पूछा है कि ईओक्यू कितना है। तो मस्टर्ड के 2 कैलकुलेशन, एक होलसेल का एक फार्मर का, सोयाबीन के 2 कैलकुलेशन, एक ईओक्यू होलसेल का एक फार्मर का, ऑलिव के भी 3 आएंगे, एक होलसेल एक फार्मर। समझ में आया? चलो, ईओक्यू निकालने के लिए सबसे पहले एनुअल परचेज ढूंढना पड़ेगा। एनुअल परचेज तो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है,
इतना आपको एक महीने में बनाने का है, लेकिन इतना कंजम्पशन करना पड़ता है, तो ये हुआ आपका एक महीने का कंजम्पशन। 12 महीने से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे साल का कंजम्पशन मिलेगा। क्वेश्चन में बोला है क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं, मतलब जितना कंज्यूम करना है उतना तो खरीदना पड़ेगा। तो सीधा कैलकुलेशन आएगा आपका लाइक दिस। ये आपका परचेज। परचेज के बाद मैंने कॉस्ट पर ऑर्डर भी निकाली, क्योंकि मुझे ओ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने जितना था वो ऐड कर दिया सब। सोयाबीन के लिए भी दोनों ऐड कर दिए और ऑलिव के लिए भी दोनों ऐड कर दिए। कैरिंग कॉस्ट 12.5% बाइंग कॉस्ट पे आएगी। तो बाइंग कॉस्ट हमने पहले कैलकुलेशन में निकाली थी, उसका 12.5% लिया और ₹1 ₹100 पर के 100 किलो बोला है रेंट, तो ₹1 पर केजी रेंट ले लिया। फिर हमने लिया सोयाबीन और ऑलिव के लिए सेम कैलकुलेशन। यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट मिलती है एंड दैट गिव्स यू। बस इसमें ना थोड़ा दिमाग ठंडा रखने का। कैलकुलेशन में ए कॉमन है। होलसेलर के लिए ओ विल बी 6000 एंड सी विल बी 2.94 होलसेलर ऑप्शन के लिए। लेकिन फार्मर का ऑप्शन लोगे तो ओ विल बी 16200 एंड सी विल बी 2.58। बस इतना संभालना है आपको। ए कॉमन है, लेकिन ओ एंड सी बदलते जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको 6 आंसर्स आ जाएंगे। अकॉर्डिंगली आपको 6 आंसर्स आ जाएंगे। बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है। और तीसरा क्या मांगा है इन लोगों ने? रिकमेंड द बेस्ट परचेज ऑप्शन फॉर ऑलिव। अच्छा, ऑलिव के लिए ऑप्शन क्या है? ऑलिव या तो फार्मर से खरीद सकते हो या तो होलसेल मार्केट से खरीद सकते हो। ऑलिव अगर मैं खरीदने गया, ऑलिव अगर मैं खरीदने गया तो होलसेलर से तो मैं कोई भी क्वांटिटी मंगा सकता हूं, तो आई विल ऑलवेज प्रीफर ईओक्यू। लेकिन फार्मर से मुझे खरीदना पड़ेगा 1,62,000 kgs ओनली, मैं और कुछ नहीं खरीद सकता। आई डोंट हैव अ चॉइस। तो इसका भी कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। 2 कॉलम बना लेते हैं। 2 कॉलम बना लेते हैं, एक होलसेल मार्केट, एक फार्मर। हम लोग ढूंढ रहे कॉस्ट। अब ऑलिव का एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट भी क्वेश्चन में दिया है। मैंने ये एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ले लिया जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया था। सिर्फ ऑलिव की बात चल रही है तो सिर्फ ऑलिव पे फोकस रखो। मस्टर्ड सोयाबीन को देखने की ज़रूरत नहीं है। मस्टर्ड सोयाबीन को देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? ओके, नाउ इन दैट केस 1,62,000 की मेरी रिक्वायरमेंट है एनुअली। 1,62,000 की रिक्वायरमेंट है एनुअली। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मटेरियल की रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी देखो, आपको कितना खरीदना है? 1,62,000। आपको ऑप्शन क्या बोला है? फार्मर से खरीदोगे तो 1,62,000 ही खरीदना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसा करेगा ना मेरे साथ? तो कोई बात नहीं। अब चाहे आप ईओक्यू खरीदो चाहे आप फार्मर से खरीदो, 162 खरीदना तो आपको ए ही है। 1,62,000 kgs खरीदना तो आपको ए ही है। 1,62,000 kgs, हाँ या ना? तो 1,62,000 इस रेट पे आएगा या फिर 1,62,000 एक लॉट में खरीदा जाएगा? तो खरीदा तो 1,62,000 ही जाएगा ना। हमेशा लाइफ में याद रखना, बाइंग कॉस्ट विल ऑलवेज बी ए मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस। कितना भी खरीदो साल भर में, इफ यू आर बाइंग 1,62,000, that means you will have to pay
फॉर 1,62,000। तो अलग अलग रेट, होलसेलर फार्मर के बाइंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 162 कॉमन फिगर, आपको पता चलेगा आपके जेब से पैसा कितना जाने वाला है। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए यू ऑलरेडी नोज फॉर्मूलाज, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपको पता चलेगा ये आपकी टोटल कॉस्ट, अगर होलसेलर से मंगा है तो ये आपकी टोटल कॉस्ट, अगर फार्मर से मंगा है तो मतलब ये कि देर इज़ अ सेविंग ऑफ 477,018। राउंडिंग ऑफ एरर है और वैसे भी स्टूडेंट्स का नोट्स है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। मैंने खुद के हैंड राइटिंग का जितना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने स्टूडेंट के नोट पीडीएफ करके आपको दे दिए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना लाजमी है, बेचारे को माफ़ कर दो, मैंने कब का कर दिया है। तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि आपका कैलकुलेशन ये कहता है कि आपका पैसा सेव हो रहा है अगर फार्मर से खरीदोगे तो ठीक है, फार्मर से खरीदूंगा तो पैसा बचेगा, सो फार्मर से ही खरीदा जाएगा ऑलिव। वो कंक्लूजन था आपका। अच्छा, यहाँ पे बोला है लोडिंग अनलोडिंग, मैंने नोट दी थी, आर गिवन ऑन पर केजी बेसिस, दे आर क्लासिफाइड एज बाइंग कॉस्ट। If they were available on per order basis, we would have considered them as cost per order. मैंने डिस्कस कर लिया ये चीज। तो बच्चों ये था EOQ का डिस्कशन। हमने अब तक दो चीजें उड़ा दी, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड हाउ मच टू ऑर्डर, ये हमने डिस्कस कर लिया, करेक्ट। चलो अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट टाइप हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट स्टॉक लेवल। अब ये एग्जैक्टली है क्या? देखो, आपको ये तो पता चल गया है हाउ मच टू ऑर्डर, EOQ. If you order more than EOQ, cost goes up. If you order less than EOQ, cost still goes up. In that case, अगर आपको कुछ भी अलग क्वांटिटी मंगानी है तो जो भी एडिशनल कॉस्ट होगी दैट विल बी आस्क्ड एज अ डिस्काउंट। ये हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। लेकिन EOQ की ऑर्डर प्लेस कब करोगे ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। अगर आप राइट टाइम पे ऑर्डर प्लेस नहीं करते तो यू विल बी आउट ऑफ स्टॉक। एंड इफ यू आर आउट ऑफ स्टॉक, अगर आप राइट टाइम ऑर्डर प्लेस नहीं करते तो यू विल बी आउट ऑफ स्टॉक। एंड इफ यू आर आउट ऑफ स्टॉक तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, लेकिन वर्कर फिर भी फैक्ट्री के अंदर ही रहेगा। दैट मीन्स यू विल हैव टू पे वर्कर फॉर दैट आइडल टाइम। योर आइडल टाइम इज अनप्रोडक्टिव, स्टिल यू विल हैव टू पे योर वर्कर फॉर आइडल टाइम। इससे बुरा क्या होगा लाइफ में? प्लस देर विल बी लॉस ऑफ मार्केट शेयर। सपोज स्टॉक खत्म होने की वजह से आपका एक दिन वेस्ट हो गया, एक दिन में आप 10,000 यूनिट्स बनाते हो, अब वो 10,000 यूनिट्स नहीं बनेंगे। और अब वो अगर 10,000 यूनिट्स नहीं बने, तो आपको 10,000 यूनिट से मार्केट शेयर कम हो जाएगा। प्लस 10,000 यूनिट्स नहीं बनेंगे तो 10,000 यूनिट्स नहीं बिकेंगे, 10,000 यूनिट्स नहीं बनेंगे तो 10,000 यूनिट्स नहीं बिकेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है? लॉस ऑफ कस्टमर बेस, क्योंकि कस्टमर किसी के लिए नहीं रुकता। उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो दूसरा प्रोडक्ट खरीदेगा, वो कंप्यूटर का प्रोडक्ट खरीदेगा। सपोज मुझे फीवर है, सर्दी है, मैं मेडिकल स्टोर में जाता हूँ, पूछता हूँ भाई साहब क्रोसिन है क्या? बोलता है सर क्रोसिन तो नहीं है, 2-3 दिन लगेंगे आने में। ठीक है भाई, मैं 2-3 दिन बाद आता हूँ। पागल हूँ मैं? दिमाग ख़राब हो गया मेरा? मैं क्रोसिन नहीं तो एनासिन, मेटासिन, ये लो वो लो, डोलो, कुछ तो दे। ऑल आई नीड इज़ पैरासीटामॉल। मैं थोड़ी ब्रांड देखते बैठा हूँ। पेप्सी नहीं तो कोक सही, फैंटा नहीं तो मिरिंडा सही, स्प्राइट नहीं तो 7 अप सही, माजा नहीं तो स्लाइस सही, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो बॉस, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं पहुंचता तो आपका कस्टमर कहीं और पहुंच जाएगा,
कहीं और मतलब, कहीं और मतलब कॉम्पिटिटर के पास, और आपका प्रोडक्ट अगर कंप्यूटर का प्रोडक्ट अगर उसको पसंद आ गया तो यू विल बी लूजिंग योर कस्टमर फॉर एवर। हाँ या ना? तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्डर प्लेस करे तो कब करे, बिकॉज वी मस्ट प्लेस ऑर्डर एट सच अ पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई थोड़ा दिन रुकने के बाद भी माल मिलता है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट वी विल बी हैविंग इनफ स्टॉक विद अस। क्योंकि माल मिलने में, माल तुरंत नहीं मिलने वाला। when you place order you're not going to get the material immediately, you'll have to wait for certain time which is called as lead time. So I must place order for the fresh lot in such a manner that by the time I receive the fresh lot I should be having enough quantity with me to carry on the consumption process. I should have sufficient quantity with me to carry on consumption process. So दो चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पे। एक आपको ये याद रखना है कि आपका कंजम्पशन पैटर्न क्या है। आपको ये याद रखना है कि आपका कंजम्पशन पैटर्न क्या है पर डे। तो नॉर्मली आई नीड 75 kgs। नॉर्मली आई नीड 75 kgs। एक दो बार ऐसा हुआ है कि अचानक से डिमांड बढ़ गई थी तो 100 किलो कंज्यूम करना पड़ा था, और एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि 50 किलो में माल आ गया, 50 किलो में दिन निकल गया था। नाउ आई कैनॉट रिलाई ऑन 150 फॉर फ्यूचर प्लानिंग। आई विल ऑलवेज रिलाई ऑन समथिंग दैट हैपन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। नॉर्मली जो होता है वही एक्सपेक्ट किया जाएगा फ्यूचर के लिए। एम आई राइट? दूसरी चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए एंड दैट इज़ लीड टाइम। कितना दिन रुकना पड़ता है? तो भाई नॉर्मली 6 दिन में माल आ जाता है, कभी 8 दिन भी लगा है, कभी 4 दिन में भी आया है। अब ये जो है ये सब मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि दिस विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट सप्लायर्स एंड दिस इज़ विद इन माई कैपेसिटी। कंजम्पशन कितना है? तो भाई नॉर्मली जो होता है वो मेरे लिए मैटर करता है, बराबर। अब ये है मेरा रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर। अभी ध्यान से सुनना, हम लोग कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट री ऑर्डर लेवल, the level at which you place an order for the fresh lot. We are placing order for reorder level, the level at which you place order for the fresh lot. अभी ध्यान से सुनिएगा, इसमें दो अप्रोचेस होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव अप्रोच। एक होता है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब रिस्क नहीं लेने का। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब रिस्क नहीं लेने का। जितनी सेफ्टी रख सकते हो उतना बेटर है। सो कंजर्वेटिव अप्रोच जो आपका होता है, कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क। आपको रिस्क ही नहीं लेनी, तो 100% सेफ्टी चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम आपको कितना दिन रुकना पड़ सकता है? क्योंकि रीऑर्डर लेवल मतलब क्या है? ये स्टॉक की लेवल है एट विच यू प्लेस एन ऑर्डर। तो मेरे पास माल आने तक सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए टू कैरी ऑन द कंजम्पशन प्रोसेस।
तो मैक्सिमम मुझे 8 दिन रुकना पड़ सकता है और मैक्सिमम हर दिन मुझे 100 किलो की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं एग्जिस्टिंग लेवल मेरी कितनी भी हो, जैसे ही वो लेवल 800 पे आएगी, आई विल प्लेस ऑर्डर फॉर ईओक्यू। करेक्ट? तो फिर क्या फॉर्मूला हुआ अपना? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। ये हुआ अपना कंजर्वेटिव अप्रोच। इससे क्या होगा, मैक्स टू मैक्स मुझे 8 दिन रुकना पड़ सकता है और मेरे पास 8 दिन का मैक्सिमम कंजम्पशन पड़ा है। यार, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी आउट ऑफ स्टॉक। आप जिंदगी में कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने वाले, क्योंकि 8 दिन लगना इज अ रेयर सिचुएशन, हर दिन 100 किलो लगना इज अ रेयर सिचुएशन। यू हैव रेयर इनटू रेयर, रेयरमोस्ट सिचुएशन कवर्ड। 8 दिन वेट करना हर बार पॉसिबल, हर बार नहीं होगा, हर बार 100 किलो लगना भी पॉसिबल नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है? तो हर बार 100 किलो लगना इम्पॉसिबल, हर बार 8 दिन रुकना पड़े ये भी इम्पॉसिबल। फिर भी आपने 800 पे ऑर्डर कर दिया, आप कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने वाले। लेकिन फिर आप बिजनेस जो करते हो वो आप प्रॉफिट के लिए करते हो, और जितना कंजर्वेटिव ज़्यादा रहोगे उतनी सेफ्टी ज़्यादा होगी, उतनी रिस्क कम होगी, तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो आपका ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या कहता है? ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपका ये कहता है कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्यों डरते हो? आपको 75 केजीज हर दिन चाहिए जनरली, और जनरली आपको 6 दिन में माल आ जाता है। इसका मतलब आपकी असली रिक्वायरमेंट 450 की है। आपकी असली रिक्वायरमेंट 450 की है। अब आपकी असली रिक्वायरमेंट 450 की है, चल ना, तेरे को डर लगता है तो 50 का एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक रख दे, 50 का एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक रख दे। एंड इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग मटेरियल एट 800, यू बेटर ऑर्डर मटेरियल एट, यू बेटर ऑर्डर ईओक्यू एट 500। मतलब होगा क्या? पहले मैं 800 के लेवल पे ऑर्डर प्लेस करता था, अब मैं 800 के लेवल को देखता ही नहीं हूँ। अब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ 500 की लेवल पे। मतलब मुझे 800 का स्टॉक मेंटेन करना अब ज़रूरी नहीं है। पहले मेरे लिए 800 पे ऑर्डर जाती थी तो 800 का स्टॉक तो मेंटेन हो ही रहा था। अब मुझे 800 में देखता ही नहीं हो, तो मुझे आई एम नॉट सपोज टू मेंटेन माई स्टॉक लेवल एट 800। मतलब मेरा ये 300 किलो का कैरिंग कॉस्ट बच गया ना बॉस, और 300 किलो की कैरिंग कॉस्ट बचेगी, 300 किलो की कैरिंग कॉस्ट बचेगी, तो टोटल कॉस्ट भी तो कम होगी, और अगर टोटल कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। यही होता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। तो कैसे ढूंढा हम लोगों ने? भाई, हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम है, इतना हमको रेगुलरली चाहिए। पर चलो, थोड़ा डर लगता है, सेफ्टी का इशू है, तो थोड़ा सेफ्टी स्टॉक रख दो। अब सेफ्टी स्टॉक को ही कहा जाता है मिनिमम लेवल स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक को क्या कहा जाता है? मिनिमम लेवल स्टॉक। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले मैं बहुत डरता था, कंजर्वेटिव एक्टिविटी करता था, 800 पे स्टॉक मंगाता था, लेकिन जब से मैं ऑप्टिमिस्टिक हुआ हूं, अब मैं 500 पे स्टॉक मंगाने लगा। मतलब मुझे 800 का स्टॉक रखना अब ज़रूरी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली पहले मैं अननेसेसरी 300 किलो ज़्यादा स्टोर करके रखता था, अभी मुझे 300 किलो स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब माई कैरिंग कॉस्ट गोज डाउन बाय 300 केजीज। मेरी कैरिंग कॉस्ट 300 किलो की कम हो जाएगी तो मेरी टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। जितनी रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट तो बढ़ने ही वाला है। तो दोनों अप्रोचेस है,
इंस्टीट्यूट फॉलोज कंजर्वेटिव अप्रोच फॉर कैलकुलेशन, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम डेटा नहीं दिया तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. सो रीऑर्डर लेवल इज अ लेवल एट विच यू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फ्रेश लॉट. रीऑर्डर लेवल इज अ लेवल एट विच यू प्लेस ऑर्डर फॉर द फ्रेश लॉट. एंड दैट फ्रेश लॉट इज EOQ. अब कंफ्यूजन होगा भाई EOQ क्या है, ROL क्या है. एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. पाव भाजी खाते हो, 2 पाव आते हैं. अब प्लेट में 2 पाव है. अब 2 से अपना कुछ होता नहीं है तो हम लोग हमेशा एक्स्ट्रा पाव मंगाते हैं. कब? जनरली 2 पाव में से 1 पाव खत्म हो गया, प्लेट में 1 पाव बचा है, आपने और 2 पाव ऑर्डर किए. आपने जो ऑर्डर किया वो EOQ है, लेकिन जो प्लेट में बचा है वो रीऑर्डर लेवल है. द लेवल एट विच यू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फ्रेश लॉट. The level at which you place an order for fresh lot. दो अप्रोचेस, कंजर्वेटिव, ऑप्टिमिस्टिक. कंजर्वेटिव बोलता है कि भाई रिस्क मत ले, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम स्टोर करके रख, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा. ऑप्टिमिस्टिक बोलता है साले सेफ बनने के लिए पैदा हुआ है क्या, बिजनेस करने आया है, प्रॉफिट कमाने आया है, तो रिस्क है तो इश्क है नहीं, रिस्क है तो प्रॉफिट है. तो रिस्क लेनी है तो सेफ्टी कम करनी पड़ेगी. ठीक है, चल मेरा इतना रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली मुझे इतना लगता है, चल थोड़ा डर लगता है तो थोड़ा सेफ्टी स्टॉक रख दे. ये हुई आपकी रीऑर्डर लेवल की इंफॉर्मेशन. अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो ICAI फॉलोज दिस, पर अगर मैक्सिमम का डेटा नहीं है तो हम लोग ये भी फॉलो कर सकते हैं. बात समझ में आई? मेरा दूसरा स्टॉक लेवल है मिनिमम स्टॉक लेवल, जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले कंसिडर किया था. मिनिमम लेवल स्टॉक इज एन अलार्मिंग स्टेज. मिनिमम लेवल स्टॉक इज एन अलार्मिंग स्टेज. इसके नीचे अपना स्टॉक नहीं जाना चाहिए, और गया तो स्टार्ट टेकिंग फॉलो अप फॉर द फ्रेश लॉट. मतलब आपके स्कूटर में रिजर्व होता है, रिजर्व, दैट रिजर्व इज मिनिमम लेवल. रिजर्व क्या इंडिकेट करता है? जा पेट्रोल भर. हम लोग नहीं भरते, हमारा अलग कैलकुलेशन चलता है. हमारी बाइक रिजर्व पे आ जाती है, हम कैलकुलेट करते हैं आज रिजर्व पे आई ना तो 2 दिन और चला सकते. इतना कॉन्फिडेंस हम लोग में इसलिए है बिकॉज वी हैव पेट्रोल पंप अवेलेबल विद इन अ विसिनिटी ऑफ 1 किलोमीटर. कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा, अटकेंगे नहीं. पर सोचो, अमावस की रात है, सुबह 3 बज चुके हैं, आप अपनी 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे हो. 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल जिसका हॉर्न छोड़ के सब बचता है. रात को 3 बज चुके हैं, आप अमावस की रात को इंडिया का सबसे हॉन्टेड हाईवे, भूतिया हाईवे, NH-17 मुंबई गोवा, उस रोड पे हो, और अचानक से आपको बाइक रिजर्व का इंडिकेशन देती है. आप रिजर्व नॉब ऑन करते हो, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट दिमाग काम करना शुरू कर देता है. 2 लीटर का टंकी है, पुरानी बाइक है, 35 का माइलेज है 1 लीटर में, तो 35 × 2 70 किलोमीटर बाइक जा सकती है. स्टैंडर्ड डिडक्शन 10, 60, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी 10, 50. मतलब अब आपको पता है कि 50 किलोमीटर तक आप जा सकते हो. उसके बाद भगवान मालिक, आपको दूर कहीं एक लाइट नजर आता है, थोड़ी देर के बाद लाइट बड़ा हो जाता है. लाइट बड़ा हो जाता है मतलब आप पहुंच जाते हो वहां पे. स्कूटर पे हो ना, बाइक पे हो, हाँ तो पहुंच जाते हो वहां पे. व्हाट यू सी, इट्स अ पेट्रोल पंप, बट यू डोंट लाइक द एम्बियंस ऑफ द पेट्रोल पंप, यू डोंट लाइक द पर्सन हु इज फिलिंग पेट्रोल देयर. आपको वो बंदा अच्छा नहीं लगता. वो क्या कहते हो तुम लोग, वाइब्स मैच नहीं होते. कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल डाल, टंकी फुल कर, मुझे आगे जाना है. आई विल नेवर टेक अ रिस्क. This is my minimum level stock where I don't want to take the risk. I will start following up for my material the moment I reaches the minimum level stock. इस लेवल के नीचे गया मतलब मेरी सेफ्टी हैम्पर हो रही है. अब आपने मिनिमम लेवल स्टॉक एक फॉर्मूला में यूज किया था, याद है? रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूला में आपने यूज किया था नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम प्लस मिनिमम लेवल स्टॉक लिया था, जिसको हमने क्या कहा था, सेफ्टी स्टॉक. अब थोड़ा बहुत मैथ्स जानते हो तो इज इक्वल टू, थोड़ा बहुत मैथ्स जानते हो तो इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं हम लोग. अरे मिनिमम लेवल स्टॉक को ऐड करोगे तो ROL मिलता है, तो ROL में से ये ब्रैकेट माइनस करोगे तो मिनिमम लेवल स्टॉक मिलना चाहिए. तो रीऑर्डर लेवल माइनस
नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। आपको बात समझ में आई? रीऑर्डर लेवल क्या कहता है? कंजर्वेटिव। ओ माय गॉड, ओके। रीऑर्डर लेवल क्या कहता है? कंजर्वेटिव, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। ऑप्टिमिस्टिक क्या कहता है? नॉर्मल इंटू नॉर्मल इज योर नॉर्मल नीड प्लस सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम लेवल स्टॉक। तो मिनिमम क्या कहेगा? ROL माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल इज माई मिनिमम लेवल स्टॉक। आपको डेरिवेशन समझ में आ ही गया होगा। एक और टाइप का स्टॉक होता है मैक्सिमम लेवल स्टॉक, मतलब मैक्स टू मैक्स हमको कितना स्टोर करना पड़ सकता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे तेरे को क्या ना जरूरत है ये सब करने की, अबे चुपचाप खत्म कर देना। अब समझे नहीं। एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे मैक्स टू मैक्स कितना स्टोर करना पड़ सकता है, मुझे मैक्सिमम कितना स्टोर करना पड़ सकता है, ये मुझे जानना ज़रूरी है। देखो, मैं वेयर हाउस ढूंढ रहा हूँ, एजेंट ने मुझे वेयर हाउस दिखाया जिसकी कैपेसिटी है 1000 kgs, रेंट है 1 लाख। एजेंट ने मुझे दूसरा वेयर हाउस दिखाया जिसकी कैपेसिटी 10,000 किलो है, जिसका रेंट है 2 लाख। मैंने बोला थोड़ा और बड़ा दिखाओ, तो उसने मुझे लाल किला दिखा दिया, मतलब ऐसा ह्यूज दिखा दिया जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख किलो, जिसका रेंट है 5 लाख पर मंथ। मैं कौन सा लूँ? अब मैं कौन सा लूँ ये तो उसी पे निर्भर करता है कि मुझे कितना स्टोर करना पड़ सकता है। अगर मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी 900 किलो भी पार नहीं करने वाली तो ये दोनों ऑप्शंस मेरे लिए है ही नहीं बच्चा। अगर मेरी क्वांटिटी 50,000 किलो पार करने वाली है या 50,000 किलो लगने वाला है तो मेरे लिए एक ही ऑप्शन है। अगर मेरी क्वांटिटी 8-9 हज़ार किलो ही पहुंचेगी मैक्स टू मैक्स तो फिर मेरे लिए ये ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको एग्जीक्यूट करने के लिए जानना जरूरी है कि आपको सारे ऑप्शन जानने के लिए जानना जरूरी है कि मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी हो सकती है स्टोर करने के लिए। अब चलो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। 1000 के लेवल पे मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं। जैसे ही मेरा स्टॉक 1000 के लेवल पे आता है, आई प्लेस एन ऑर्डर फॉर EOQ और मेरा EOQ है 1500 सपोज फॉर एग्जांपल। तो रीऑर्डर लेवल पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दी रीऑर्डर क्वांटिटी के लिए, बराबर। अभी ध्यान से सुनो, इमीडिएटली आएगा माल? नहीं, 8 दिन लग सकते, 6 दिन लग सकते, 4 दिन भी लग सकते। यहां से लिया मैंने डेटा। 8 दिन लग सकते, 6 दिन लग सकते, 4 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है बेटा। और हाथ पे हाथ दे रहे बैठा रहूंगा मैं? नहीं, या तो कंजम्पशन मैक्सिमम होगा, या तो नॉर्मल होगा, या तो फिर मिनिमम होगा। या तो कंजम्पशन मैक्सिमम होगा, या तो फिर नॉर्मल होगा, या तो फिर मिनिमम होगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर 100 kgs हर दिन कंज्यूम होता है 8 दिन का, तो 1000 पे ऑर्डर प्लेस करने के बाद दूसरा नया माल आने तक आई मस्ट हैव कंज्यूम 800। तो 1000 पे आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर बट आई कंज्यूम 800, दैट मीन्स आई एम एट 200 एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ 1500। तो on that day I must be having a stock of 1700. On that day I must be having a stock of 1700. 75 kgs अगर मैं कंज्यूम करता हूं 6 दिन के लिए तो 450 का कंजम्पशन होगा 1000 में से। 1000 पे ऑर्डर प्लेस कर दी, बैठा रहा, 450 कंज्यूम हुआ, 1000 से 450 गया, मतलब आई एम एट 550 एंड आई एम गेटिंग अ फ्रेश लॉट ऑफ 1500। तो उस दिन मेरे पास 2050 का स्टॉक होगा। लेकिन अगर कंजम्पशन मिनिमम हुआ मिनिमम लीड टाइम के लिए तो सिर्फ 200 कंज्यूम होगा 1000 में से। 1000 में से 200 कंज्यूम होगा, आई एम एट 800, आई रिसीव्ड 1500। उस रात मेरे पास 2300 का स्टॉक होगा। आई मस्ट बी हैविंग अ स्टॉक ऑफ 2300, मतलब मेरा मैक्सिमम स्टॉक तब बचेगा, मेरा मैक्सिमम स्टॉक तब बचेगा
जब मेरा कंजम्पशन मिनिमम होगा फॉर मिनिमम लीड टाइम। आपको समझ में आया? मैक्सिमम स्टॉक बचेगा कितना, तो कंजम्पशन मिनिमम होगा उतना। रीऑर्डर लेवल पे आप आरओक्यू मंगाते हो तो रीऑर्डर प्लस आरओक्यू शुड बी द टोटल क्वांटिटी, बट मीनवाइल कंजम्पशन तो होते रहेगा, तो कंजम्पशन को मिनिमम रखोगे तो ज्यादा बचेगा। आपको बात समझ में, लॉजिकली क्लियर है फॉर्मूलाज? रीऑर्डर लेवल पे आप आरओक्यू मंगाते हो, दैट इज अ टोटल क्वांटिटी, इसलिए ऐड किया। लेकिन मीनवाइल इमीडिएटली मिलेगा नहीं, थोड़ा लीड टाइम लगेगा, और उस लीड टाइम में भी कंजम्पशन होते रहेगा। तो आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन फॉर मिनिमम लीड टाइम विल गिव यू द बेस्ट, विल गिव यू द मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक। आपको समझ में आया बच्चा लोग? अरे यस और नो? ग्रेट। अब रीऑर्डर क्वांटिटी, आरओक्यू क्या है? आरओक्यू इज द क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, प्रिफरेबली इट इज ईओक्यू। देखो ध्यान से सुनो, आरओक्यू इज ईओक्यू, पर अगर ईओक्यू में भी डिस्काउंट मिलता है तो मैं कोई और क्वांटिटी भी मंगा सकता हूं। तो रीऑर्डर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच इज ऑर्डर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, प्रिफरेबली इट शुड बी ईओक्यू। लेकिन अगर मुझे डिस्काउंट मिलता है तो मैं कुछ और भी ऑर्डर कर सकता हूं। समझ में आया? मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल पे आई एम ऑर्डरिंग आरओक्यू, मीन वाइल आई गेट आरओक्यू, ऐड करना है, बट मीन वाइल आई गेट इट, प्लीज कीप द कंजम्पशन मिनिमम फॉर मिनिमम लीड टाइम सो दैट यू विल बी लेफ्ट विथ मोर स्टॉक विथ यू। फिर एक और टाइप होता है स्टॉक का, सबसे सिंपल, एवरेज स्टॉक। अब क्या ही बोलने का, मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, एवरेज स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। और एक और लेवल होती है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल मतलब आप अभी ऑलमोस्ट, ये मिनिमम लेवल से भी नीचे होगी, यू आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग out of stock, go and get the material immediately. So that is normal consumption which you need every day multiplied by emergency lead time. तो ये फॉर्मूलाज आप चाहिए तो कॉपी कर लो। ये सबसे पहले ये लिख लो, रीऑर्डर लेवल, उसके बाद मिनिमम लेवल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद ये तीसरा मैक्सिमम लेवल, ये चौथा एवरेज लेवल, और ये पांचवा। अभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सारा डेटा क्वेश्चन में दिया जाएगा, बट प्लीज 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 याद रखना ये सब चीज मटेरियल की हो रही है। तो इफ यू कम अक्रॉस एनी फिनिश गुड्स इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, यू आर नॉट सपोज टू कंसिडर दैट। ये मटेरियल की इंफॉर्मेशन आपको उठानी है, ये मटेरियल की इंफॉर्मेशन आपको उठानी है। दैट इज योर stock level. Okay, so the next thing I'm going to discuss out, stock level हमने already discuss कर लिया in the stock level हमने already discuss कर लिया। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं नए तरफ, एंड दैट और सेफ्टी स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब सेफ्टी स्टॉक में एग्जैक्टली होता कैसा है? आपका यू प्लेस ऑर्डर फॉर ईओक्यू, यू रिसीव ईओक्यू, फिर वो कंजम्पशन होते जाएगा आगे, वंस यू रीऑर्डर लेवल ऑर्डर फॉर delivered EOQ, then there will be order level. Meanwhile, you have some stock with you, meet with contingencies.
मतलब अगर कुछ या कभी कुछ, अब सेफ्टी स्टॉक डिसाइड करने का अलग अलग तरीका है. द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस यू कैन डिसाइड ऑन द प्रोबेबिलिटी. एक क्वेश्चन देख लो, मैं आपको इसमें फटाफट समझा देता हूँ. ये क्वेश्चन जनरली बहुत लोगों को तकलीफ देता है, तो मैंने सोचा लेते. Messrs Tyro Tubes trades in four-wheeler tires and tubes. Stock sufficient quantity of tires of almost every vehicle. In the year end 20X1, X2, the report of sales manager revealed that Messrs Tyro Tube experienced stock out of tires. स्टॉक आउट हो चुका है 100 टायर से. कितने टायर से स्टॉक आउट हुआ है? 100 टायर्स. कितनी बार? 2 बार. We were out of stock by 80 tires 5 times, tires 10 times, 8 tires 20 times, 10 टायर और 33 टाइम्स ऐसा भी हुआ है कि हम लोग आउट ऑफ स्टॉक. तो नंबर ऑफ टाइम्स का अगर मैं टोटल लूं तो ये आता है, मतलब 100 में से 2 बार, 100 में से 5 बार, 100 में से 10 बार. तो कैन आई से द प्रोबेबिलिटी इज 0.05, 0.30. प्रोबेबिलिटी मतलब जानते हो ना बच्चों, अगर मैं परसेंटेज कहता हूं तो परसेंट मतलब पर सेंचुरी. परसेंट मतलब पर सेंचुरी. 100 चांसेस में से कितना? तो 2, 5, 10, 20, 33. लेकिन अगर एक चांस की अगर मैं बात करूं तो वो एक चांस एक ही बार घटना घटने वाली है. तो या तो 100 से, या तो 80 से, या तो 50 से, या तो 20 से आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊंगा मैं. तो वहां पे मुझे 2, 5, 10 काम नहीं आएगा, वहां पे काम आएगा 0.25, 0.10. एक चांस है तो प्रोबेबिलिटी, 100 चांसेस है तो परसेंटेज. इज व्हाट वी डू, राइट. टायर ट्यूब्स लूजेस 150 पर यूनिट स्टॉकआउट. स्टॉकआउट की वजह से 150 और 50 पर यूनिट इज अ कैरिंग कॉस्ट. हमको ये बोला गया था डिटरमाइन ऑप्टिमम, सबसे बेस्ट स्टॉक हमारा. अब हमको नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा स्टॉक, कौन सी क्वांटिटी. तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं, सारे क्वांटिटीज को एक एक करके चेक कर ले. देखो, मैं मैक्सिमम 100 यूनिट से आउट ऑफ स्टॉक था. मैं मैक्सिमम 100 यूनिट से आउट ऑफ स्टॉक था. तो मैं क्या कर रहा हूं, 100 का सेफ्टी स्टॉक रख. ध्यान से मेरा कैलकुलेशन, अगर मैंने 100 का सेफ्टी स्टॉक रखा, मेरी बात को ध्यान से सुन. अगर मैंने सेफ्टी स्टॉक 100 का रखा तो मेरी मैक्सिमम डिमांड ही 100. हाउ मच इज माई मैक्सिमम डिमांड? मेरे पास सेफ्टी स्टॉक कितना है? 100. तो आउट ऑफ स्टॉक होने का, तो आउट ऑफ स्टॉक होने का कोई चांस नहीं है, तो स्टॉक आउट कॉस्ट भी नहीं. लेकिन बॉस, 100 यूनिट्स को मुझे स्टोर करने का 5,000 रुपया कैरिंग आएगा. दैट कॉस्ट दैट आई विल बी. फिर मेरा दूसरा डिमांड था 80 का, जिससे मैं आउट ऑफ स्टॉक हुआ, तो मैं 80 का सेफ्टी स्टॉक रखता. अगर मैंने 80 का सेफ्टी स्टॉक रखा बच्चा, तो आई विल नेवर बी आउट ऑफ स्टॉक व्हेन द डिमांड इज 80, 50, 20. मेरे पास 80 का स्टॉक है, तो आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक ओनली इफ द डिमांड इज 100. प्रोबेबल. तो इफ आई हैव अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 80, आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक ओनली व्हेन 100 का डिमांड आता है, 80 का स्टॉक पड़ा है. आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक बाई 20. आउट ऑफ स्टॉक बाई 20, तो 20 यूनिट्स इंटू 150, 3,000 हालांकि कॉस्ट आनी चाहिए. लेकिन क्या गारंटी है, क्या चांसेस है कि आपका डिमांड 100 होगा? तो चांसेस 0.02, तो प्रोबेबिलिटी. अब मैं 3,000 अगर लेता हूं तो इसका मतलब आप मान के चल रहे हो कि 100 का ही डिमांड आएगा. पर ऐसा नहीं है. 100 का डिमांड आने के चांसेस क्या है? 0.0. अगर मैंने 50 का सेफ्टी स्टॉक रखा,
तो आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक व्हेन द डिमांड इज 180। 100 का डिमांड आया, 100 का डिमांड आया, तो आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक बाय 50। 80 का डिमांड आया तो आई विल बी आउट ऑफ स्टॉक बाय 30। तो 100 का डिमांड आने का चांस 0.02, 80 का डिमांड आने का चांस 0.05, तो वो प्रोबेबिलिटी मैंने अप्लाई कर दी, तो मुझे पता चलता है 375 कैन बी माई स्टॉक आउट कॉस्ट। यहाँ पे 80 यूनिट्स का 4000 कैरिंग कॉस्ट थी, यहाँ पे 50 यूनिट की 1500 कैरिंग कॉस्ट है। ऐसा करते 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 आप देखो जैसे जैसे आपका सेफ्टी स्टॉक कम होते जा रहा है, आपकी रिस्क बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपकी कैरिंग कॉस्ट और आपका प्रॉफिट बढ़ता है। अगर मैं 20 का स्टॉक रखता हूँ, सेफ्टी स्टॉक सिर्फ 20 का रखा मैंने, तो मैं 100, 80 और 50 तीनों के लेवल पे डिमांड पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊँ। तो इन दैट केस 100 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 80 क्या है, 50 क्या है, वो अप्लाई करके हमने स्टॉक आउट कॉस्ट निकाला। 20 यूनिट्स को स्टोर करने के लिए 1000 रुपये का खर्चा आएगा, 2140, योर कॉस्ट इज फर्दर गोइंग। लेकिन बच्चों मेरी बात समझो अच्छे से, अगर मैं 10 का डिमांड 10 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो मैं इतने यूनिट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊंगा। 100 का डिमांड आया, 80 का डिमांड आया, 50 का डिमांड आया, 20 का डिमांड आया, दिस इज माई प्रोबेबिलिटी, दिस इज माई प्रोबेबिलिटी, राइट। तो 90 से आउट ऑफ स्टॉक, 70 से आउट ऑफ स्टॉक, 40 से आउट ऑफ स्टॉक, 10 से आउट ऑफ स्टॉक, एक्सक्यूज मी, 10 से आउट ऑफ स्टॉक होने की प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के बाद मुझे पता चलता है 1695 मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट होगी। 10 यूनिट्स ही मुझे स्टोर करने हैं तो 500 मेरी कैरिंग कॉस्ट होगी। एंड लुक एट दिस, कॉस्ट जो कम हो रही थी वो अचानक से उसने यू टर्न ले लिया और वापस बढ़ने लगी। अब आपकी रिस्क आपके आपके तो हमारे लिए सेफ्टी स्टॉक होगा कॉस्ट अपनी मिनिमम। ये सोल्यूशन आपके पास पड़ा है, आप इसको गो थ्रू कर सकते। दिस इज अ सोल्यूशन। ये सेफ्टी स्टॉक का वो कंसेप्ट था जो जनरली स्टूडेंट देता है, तो मैंने आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगली बात करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन की। अब स्टॉक वैल्यूएशन में ना ये लोग जनरली कार्ड वगैरह, बस वो अभी फाउंडेशन लेवल का है, जो फाउंडेशन में भी पूछा लेवल पे क्या ही पूछेंगे, बट ऑफ कोर्स यू आर रेडी फॉर इट। वो रिसीट इशूड बैलेंस वाला वो क्या, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट सिंपल पार्ट, मैं थोड़ा एक और डिफरेंट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप। अब यहाँ पे क्या होने वजह आप फीफो लीफो वैम कोई भी मेथड फॉलो करो, आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, अगर आप फीफो की बात करते हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि वॉट एवर इज परचेज फर्स्ट विल बी कंज्यूम फर्स्ट, वॉट एवर इज परचेज फर्स्ट विल बी कंज्यूम फर्स्ट, फिर जो एंड में बचेगा वो करंट ईयर में से बचेगा। लीफो में क्या होता है, जो लेटेस्ट है वो पहले यूज हो जाता है, जो लेटेस्ट है वो पहले यूज किया हुआ दिखाते हैं, तो ओल्ड स्टॉक विल बी ओल्डर, ओल्डर विल बी ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट विल बी ऑब्सोलेट। और वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट प्लस करंट परचेस की कॉस्ट आती है, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस करंट परचेस, सब आ जाता है। तो बेसिकली फीफो मेथड अगर फॉलो करता हूं तो पुराना माल पहले निकल जाएगा, एंड में जो बचेगा वो करंट ईयर में से बचेगा, बराबर। लीफो फॉलो करता हूं तो लेटेस्ट माल पहले डिस्ट्रीब्यूट यूज हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो पुराने माल में से बचेगा। और वेटेड एवरेज में अलग कैलकुलेशन। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 10 करके जो दिख रहा है वो आपको 6 महीने का परचेज दिया है, 6 महीने का परचेज, 6 महीने की परचेज प्राइस, 6 महीने का इशूड। अब आप गौर से देखोगे तो नीचे लिखा है
the chief accountant argues that the value of closing stock remains the same. The value of closing stock remains the same no matter which method of pricing of material is used. मतलब आप फीफो फॉलो करो, लीफो फॉलो करो, वैम फॉलो करो, कोई भी मेथड फॉलो करो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बदलेगी नहीं, ऐसा चीफ अकाउंटेंट बोलता है. डू यू एग्री विथ इट? वाई एंड वाई नॉट दोनों पूछा है. डिटेल स्टोर लेजर कार्ड इज नॉट. अब यार फीफो फॉलो करूंगा मैं तो मेरा ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले यूज हो जाएगा, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा वो करंट ईयर में से बचेगा. लेकिन अगर मैं लीफो फॉलो करता हूं तो करंट ईयर पहले यूज हो जाएगा, तो मेरा माय ओपनिंग स्टॉक विल फॉर्म पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर श्योर. तो ऐसे सिनारियो में टेक्निकली हमको भी पता है कि वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी. स्टॉक वैल्यूएशन हमेशा चेंज होते जाएगा. स्टॉक वैल्यूएशन हमेशा चेंज होते जाएगा. लेकिन इन्होंने आपको एक डेटा दे रहा. बात सुनो, यू ऑलरेडी हैव सम डेटा अवेलेबल इन द क्वेश्चन, डू नॉट इग्नोर द. आप उस डेटा को समझो. देखो, जनवरी में ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, हमने 200 परचेस कर लिया तो उस दिन हमारे पास हो गए 200 यूनिट्स. इशू तो कुछ किया नहीं है, इसका मतलब मेरा क्लोजिंग 200 होगा. जैन का क्लोजिंग, फेब का ओपनिंग. फेब में आया 300, अपने पास हुआ 500. 200 मेरा ओपनिंग स्टॉक है, 300 रिसीव किया, मेरे पास हुआ 500, उसमें से गया तो माय क्लोजिंग इज 250. मतलब मार्च का ओपनिंग भी 250 प्लस 425 अगर किया तो 675 आता है परचेज टोटल मटेरियल अवेलेबल. उसमें से 300 गया तो 375 बचा. 375 मेरा ओपनिंग स्टॉक बनता है, 475 में परचेज करता हूँ तो मेरे पास 850 स्टॉक हो जाता है. उसमें से 550 चला गया तो मेरे पास 300. मेरे पास 300 का ओपनिंग होगा, 500 का एडिशन होगा, टोटल 800 होगा. 800 में से 800 चला गया बाबू. मई में क्लोजिंग स्टॉक नहीं, और मई में अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो जून में ओपनिंग स्टॉक नहीं. मई में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो जून में ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, और जून में अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो मेरी टोटल हो जाएगी 600 जो मैंने इसी साल खरीदा है. इसी में से 400 जाएगा तो क्लोजिंग 200 बचेगा. अब ध्यान से नाक खोल के सोचो, 600 में से 400 assumption के लिए, तो इसी 600 में से 200, तो चाहे फीफो फॉलो करो, चाहे लीफो फॉलो करो, चाहे एवरेज मारो, चाहे सिंपल एवरेज मारो, क्लोजिंग स्टॉक तो 20 रुपए पे ही आएगा. कॉन्सेप्चुअली यू वर राइट. कॉन्सेप्चुअली यू वर 100% राइट. स्टॉक की वैल्यू बदलनी चाहिए, लेकिन जो डेटा दिया है उस डेटा के मुताबिक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ओपनिंग तो है ही नहीं. तो जो भी क्लोजिंग बचेगा वो 600 में से ही बचेगा. तो उसकी वैल्यू चाहे फीफो, चाहे लीफो, चाहे वैम, चाहे सैम, मतलब सिंपल एवरेज कोई भी मेथड फॉलो करो, आपको 20 रुपए पे ही पड़े. तो यस, वी विल हैव टू एग्री अकाउंट according to this data, yes, according to this data, yes, is right. Irrespective of the method, value of closing stock will. लेकिन conceptually method change होने से बात. तो ये था आपका स्टॉक वैल्यूएशन का पार्ट. ऑलराइटी देन, आप चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, एंड दैट इज और एबीसी एनालिसिस. अब क्या होता है, when you're dealing with material, you are basically dealing, और फॉर द सेम, मैं अगर शर्ट बनाता हूँ बहुत चाहिए, बॉक्सेस चाहिए जिसमें वो शर्ट्स पैक करके मैं डिस्ट्रीब्यूट, मुझे डिलीवरी वैन के स्पेयर पार्ट्स भी स्टोर करने पड़ सकते हैं, प्रिंटिंग स्टेशन के आइटम पड़ सकते हैं. एन नंबर ऑफ टाइप्स, एन डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होंगे वेयर स्टोर करने.
अब मेरे वेयरहाउस की कैपेसिटी तो लिमिटेड होगी, तो मुझे मटेरियल स्टोर करने में प्रॉब्लम हो सकता है। मैं पता कैसे, मतलब हाउ वुड आई प्लान द क्वांटिटी टू बी स्टोर्ड इन द वेयरहाउस? हाउ वुड आई डू दैट? कैसे करूं मैं ये, वो देखना पड़ेगा। इसीलिए हम अलग मटेरियल क्लासीफाई करना है, और क्लासिफिकेशन उसका होगा इन कैटेगरी। क्लासिफिकेशन होगा तीन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका मटेरियल जितना महंगा उतनी उसकी क्वांटिटी कम रखो। क्या बोला? आपका मटेरियल जितना महंगा उतनी उसकी क्वांटिटी कम रखो, तो आपका लॉस। समझाता हूँ, अच्छी तरह से नाक खुल। अ नेग्लिजिबल क्वांटिटी of a costly material, a negligible quantity of costly material more than significant quantity महंगे मटेरियल का थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा लॉस दे सकते, सस्ते मटेरियल की बड़ी। तो इसीलिए ये मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होने की क्वांटिटी कम रखें। जैसे आपके घर में सॉल्ट होगा, सॉल्ट पड़ा होगा घर, जनरली 1 किलो के डब्बे में रखते हैं, और एकदम ओपन पोजीशन प्रॉब्ली, और कहाँ पे सॉल्ट आप रखते, एक छोटा सा एक्सरसाइज जाओ और सॉल्ट को गिरा दो मार के। मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी तो फिर क्या करना मालूम है? फिर जाके फ्रिज खोल, फ्रिज में केसर मिलेगा, सैफरन। वो ऐसा डब्बा खोलो, इतना छोटा सा डब्बा होगा, डब्बा खोलो, एक चुटकी केसर लेके हवा में फेर दो, फिर देखो क्या होता है। गाई होगी, गाली गलोच पूरा सीनियर केजी से लेके अब तक जो कांड के ना सब सुना दे, क्योंकि एक चुटकी केसर की इज मच मोर देन दैट एंटायर 1 kg सॉल्ट। वो डब्बे का कॉस्ट भी ऐड करोगे ना, तो इसलिए केसर की क्वांटिटी हमेशा कम हो, और सॉल्ट की। समझ में आ रहा है? तो हमको ये देखना है कि महंगे मटेरियल की क्वांटिटी कम होनी और सस्ते मटेरियल का हो है। कैसे? सबसे पहले तो क्लासीफाई कर लो, क्लास ए में वो सारे मटेरियल्स आएंगे, क्लास क्लास ए सारे मटेरियल जो विच टुगेदर कंट्रीब्यूट 70% ऑफ द ओवर, सारे मटेरियल जो एक साथ 70% ऑफ द कॉस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सारे क्लास ए। जो कंबाइंड 10% कंट्रीब्यूट, क्लास सी। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ यू आर डीलिंग विथ क्लास ए, यू शुड नॉट हैव मोर देन 10%। महंगे मटेरियल का क्वांटिटी आपने रेस्ट्रिक्ट किया 10, सस्ते का क्वांटिटी 7% चल सकता। ई फॉर बीच काट, all those materials together contributing 70% of the cost structure are classified as A, and the quantity must not exceed 10% of the total quantity. Material contributing together 10% of the overall cost quantity structure. Material contributing, different types of materials contributing overall 10% of the total cost structure will be classified as C. क्या मानना भाई? महंगा मटेरियल तो सस्ते मटेरियल का होगी, फर्क नहीं पड़ता।
तो नहीं पड़ेगा फर्क। आर यू गाइज वेरी क्लियर? तो ये होगी आपकी बेसिक थियरी। अब करना क्या है? तो कैसे काम करता है? 12 डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को क्वांटिटी और प्राइस के साथ आपको सबसे पहले व्हाट आई आप कर कॉस्टली मटेरियल की क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको सारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को रैंक। तो 22 प्राइस वाला मटेरियल से पहले 8 रुपये वाला, फिर 7 रुपये, 0.26, then we have 5, 5, 5, महंगे मटेरियल स्टार्ट करो प्राइस। ये हरकत करने के बाद सारे मटेरियल्स को आप अरेंज कर लो रैंक के 1 2 3 4 5 6 10। सारे मटेरियल का नंबर मैंने ओरिजिनल नंबर लिखा है, उनकी प्राइस लिखी है, और प्राइस के साथ साथ मैं क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी वॉज 2,19,000। अब हमको क्या करना है, पहले परसेंटेज निकाल। मटेरियल नंबर 4 के 600 यूनिट्स का 2,19,000 के हिसाब से कितना आ रहा है? 600 का 2,19,000 के हिसाब से कितना आ रहा है? 0.27%। 1500 ऑन 2,19,000 0.68, 300 ऑन 2,19,000 0.14, 11,500 ऑन 2,19,000। ऐसा करते सारा परसेंट निकाल लिया। इसके बाद आपको क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना है। 0.27 वैसा ही रहेगा, 0.68 ऐड कर लो, ऐड 0.14, ऐड 5.25, ऐड 1.7, ऐड 3.20। नाउ आपका फर्स्ट स्लैब क्वांटिटी का 10% वाला था, हमने 10% क्रॉस कर, यहाँ पे आपको रुक बात को ध्यान। 8.21 और 11.41 में से विच वन इज क्लोज टू 10? इन दोनों में से जो 10 से क्लोज है वो है 11.41, तो उस मटेरियल को अंदर लेके अब क्लास, अगर ये 11.41 के बदले 11.97 होता, या 8.21 के बदले ये 8.98 होता, अगर ये 10 से क्लोज होता, तो आई वुड हैव टेकन only this much, I would have kept material number 1 out। तो बात समझ। तो पहला स्लैब 10% वाला, दूसरा स्लैब हमको स्टार्ट करना है 20% के लिए। तो 1.37 प्लस दिस 12.33 प्लस दिस, इसकी टोटल अगर आप लेते तो आपको मिलता 29. अब 12.33 और 29.68 में से विच वन इज क्लोज टू 20? ऑब्वियसली 12.33, तो उसको क्लोज कर दिया हमने एज पार्ट बात। एंड देन वी हैव बैलेंसिंग फिगर, कि बाकी सब कैटेगरी बैलेंस जो होगा वो दैट पर क्लास सी। समझ में आया? अब इसको टोटल कॉस्ट को बेस बना के भी किया जा सकता है, चॉइस इज योर्स, बट जनरली टोटल कॉस्ट से ज़्यादा अप्रोप्रिएट पर यूनिट। देखो 22 रुपये वाला प्रोडक्ट हमेशा महंगा होगा, चाहे
कि ओवरऑल कॉस्ट कम हो सकता है कि 6.20 वाले मटेरियल या 7.10 वाले मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा होने की बहुत ज़्यादा, पर बॉस 1 किलो राइस और 10 ग्राम गोल्ड, 10 ग्राम गोल्ड ही महंगा है, तो प्राइस के हिसाब से चलते हैं। तो ये क्लासिक, आप सेम काम टोटल कॉस्ट के हिसाब से भी रैंकिंग कर सकते मतलब यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस करके टोटल कॉस्ट निकाल लो। अरेंज ऑल 12 डिफरेंट मटेरियल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल कॉस्ट, वो भी, बट रैंकिंग प्रेफरेबली शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ पर। तो दैट वाज योर एबीसी एनालिसिस गाइस। ये जनरली थियरी के तौर पे आता है, लेकिन हमने फिर भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो अगर मैं आपको याद दिला दूं, मैंने मटेरियल कॉस्टिंग जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कॉस्टिंग पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, ईओक्यू डिस्कस कर लिया, स्टॉक लेवल डिस्कस कर लिया, सेफ्टी स्टॉक डिस्कस कर लिया, स्टॉक वैल्यूएशन कर लिया, और एबीसी एनालिसिस हमने। अब आप बाकी के क्वेश्चंस अपने हिसाब से सॉल्व करो डाउट्स के लिए। मैं यू हैव माय इंस्टाग्राम चैनल, दैट इज डॉक्टर मयूरेश क्रिएकर। Have my YouTube channel Costing by Mayur. You can DM me on Instagram all your doubts. मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको जाएगा, और यहाँ पे पीडी कैन गेट द मैगजीन आपको मिल जाएगा। ओके, so see you the next chapter.